Students, good morning. Tuesday topic is solubility of the gas in liquid. तो कल मैं बता चुका था स्टूडेंट्स आपके लिए ठोस की द्रव्य विलेयता। आज बताऊंगा गैस की द्रव्य विलेयता। तो निश्चित ताप पर क्या हुआ है, निश्चित ताप पर द्रव के इकाई आयतन में गैस की वह अधिकतम मात्रा जो उस विलयन को संतृप्त बना देती है, इस अवस्था में गैस के घुलने की दर तथा गैस के कणों द्वारा विलयन को छोड़ने की दर के बराबर हो जाती है। इस अवस्था को गतिक साम्यावस्था कहते हैं। जब विलयन के पृष्ठ के ऊपर ताप बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है, सॉरी ये बेटे दाब है, ये वाला ये दाब है, ताप की जगह बढ़ाया जाता है, तो गैस के कण विलयन में घुलने की दर बढ़ जाती है। यह जब तक बढ़ती है जब तक वह दोबारा साम्य अवस्था में ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है बेटे, यहाँ पर हमने इसमें लिक्विड लिया, ये लिक्विड है, सॉरी ये लिक्विड है, इस लिक्विड में मैंने गैस डाली ऊपर से, यहाँ गैस, और इस पर मैंने जैसे ही प्रेशर डालता हूँ, यहाँ पर प्रेशर डाला इस पर, और प्रेशर डालने पर ये गैस इसमें घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी अमाउंट इस गैस की प्रेशर डालने पर इसमें घुलेगी संतृप्त विलयन बनाने तक, वह इस गैस की इस विलयन में विलेयता कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल आप ही लें कि कोका कोला ले लें, कोका कोला में हमने हाई प्रेशर पर उसमें CO2 गैस भरी रहती है। जैसे ही उसका ऊपर का कैप खोल दिया जाता है तो CO2 निकलकर बाहर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, किसी गैस की विलेयता द्रव के अंदर उतनी ही बढ़ेगी जितना अधिक उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, जैसे यहाँ आप ये देखें, यहाँ गैस दिखाई गई है, गैस को मैंने सॉल्वेंट में घोला है, सॉल्वेंट, और क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बना। और जब गैस, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर होते हैं, जब उसको सॉल्वेंट में घोला जाता है तो सॉल्वेंट में घोलने पर इसके जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, उनका आकार, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम होगा तो वो हीट रिलीज़ करेंगे। तो व्हेन द गैस इज़ द डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट, तो दिस प्रोसेस रिलीज द हीट, दिस इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। जब इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस की विलेयता सॉल्वेंट में कम हो जाती है। अब यह जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो इक्विलिब्रियम है ये बेटे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के साथ साथ ये गैस अलग हो जाएगी, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि इस प्रक्रम का ताप बढ़ाया जाता है तो ली चार्टेल प्रिंसिपल नियम के अनुसार साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर हीट कम होती है। तो कहने का मतलब ये है, ली चार्ट प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि यदि हम किसी भी प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, साम्यावस्था उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर हीट कम है। तो यहाँ पर देखें, इधर हीट ज़्यादा, इधर हीट है नहीं। तो जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगी, तो गैस अलग हो जाएगी और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। ये ली चार्ट प्रिंसिपल ने बताया। तो ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सच प्रोसेस, तो इक्विलिब्रियम द शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, द गैस इज द सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो लिखा हुआ है कि वह जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि इस प्रक्रम का ताप बढ़ाया जाता है तो ली चार्टेल प्रिंसिपल नियम के अनुसार साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में हीट कम होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिससे गैस की विलेयता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटे, गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, गैस तथा द्रव की प्रकृति। यदि आपकी गैस ध्रुवीय है और सॉल्वेंट भी ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में आसानी से घुल जाता है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे किया कि जो गैस आसानी से द्रव में घुल जाती हैं उनकी सॉल्बिलिटी, उनकी विलेयता द्रव में अधिक होती है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, एग्जाम्पल NH3CO2। जब NH3 को वाटर में मैंने डिज़ोल्व किया तो बेटे ये आसानी से NH3 ने H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके NH4OH बना दिया। इसीलिए NH3 की सॉल्बिलिटी वाटर में अधिक होती है। दूसरा है कि जब CO2 को H2O में घुला जाता है तो ये H2CO3 बना देता है, तो CO2 की सॉल्बिलिटी वाटर में अधिक होती है। ऐसे ही जब HCl को जल में घोला जाता है तो ये आयनित हो जाता है, इसीलिए HCl की सॉल्बिलिटी भी वाटर में अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस आसानी से पानी के अंदर या किसी लिक्विड में घुल जाती हैं उनकी सॉल्बिलिटी अधिक होती है, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटे, जैसे मैंने ये O3 नहीं है बेटे, ये O2 है, आसानी से घुल जाती है ये रक्त में। रक्त के साथ ये ब्लड के साथ O2 रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अब है बेटे ताप का प्रभाव। यदि हम गैसीय सॉल्यूशन में का ताप बढ़ाते हैं, अभी पीछे भी मैंने बताया था, यदि गैसीय सॉल्यूशन का हम ताप बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगी, अर्थात गैस स्टार्ट टू द रिलीज फ्रॉम द सॉल्यूशन, सो द सॉल्वेंट एंड द गैस विल बी द सेपरेट टू द ईच अदर। नेक्स्ट, अर्थात ताप बढ़ाने पर किसी भी गैस की सॉल्बिलिटी घट जाती है। नेक्स्ट है बेटे लासाताली, जिसको मैंने ली चार्ट प्रिंसिपल कहा है कि ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की साम्यावस्था उस दिशा में शिफ्ट होती है जिधर टेम्परेचर कम होता है। अर्थात जब गैस को लिक्विड में घोला जाता है तो यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, एक्सोथर्मिक क्रिया है, इसमें हीट रिलीज होती है। जब इसका ताप बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, अर्थात गैस द स्टार्ट टू द रिलीज फ्रॉम द सॉल्वेंट, सो द बोथ कंपोनेंट द गैस एंड द सॉल्वेंट सेपरेट टू ईच अदर। अर्थात किसी भी गैस की विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है बेटे। ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस के अणु द्रव के बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है। नेक्स्ट है बेटे द्रव विलयन में अन्य पदार्थ। आप ये देखते होंगे कि हमारे पास एक कोको कोला की बोतल है और कोको कोला की बोतल में जब हम नमक डालते हैं तो CO2 बहुत फास्टली रिलीज़ होती है। तो वही है कि द्रव में अन्य पदार्थ मिलाने पर गैस की विलेयता पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति में गैस की विलेयता कम हो जाती है। जैसे शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक में जैसे हम नमक डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाती है। तो अन्य पदार्थ किसी बोतल कोका कोला की बोतल में डालने पर CO2 की विलेयता कम हो जाती है, वो इजीली द रिलीज फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक, सो द वाटर एंड द CO2 विल बी द रिलीज मतलब सेपरेट टू ईच अदर। नेक्स्ट है बेटे दाब। दाब का प्रभाव देखिए, हमने बताया अभी कि जब किसी बीकर में हमने वाटर ले लिया 100 ml और उसमें हमने कोई गैस घोलनी है, उस पर हम जितना भी ऊपर से प्रेशर डालते चले जाएंगे, जितना भी ज़्यादा प्रेशर डालते चले जाएंगे तो गैस की विलेयता उसमें बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए हेनरी ने एक रूल दिया कि जब किसी भी गैस के ऊपर विलयन में उसके सरफेस पर दाब डालते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। कहने का मतलब स्थिर ताप पर जब किसी गैस के ऊपर जितना अधिक प्रेशर लगाया जाता है सॉल्यूशन के सरफेस पर, उसकी विलेयता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब आता है बेटा इसमें हेनरी लॉ। हेनरी लॉ इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गैस की विलेयक में विलेयता तथा दाब के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, उसे इन्होंने हेनरी नियम कहा। तो हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट था ये है बेटे, यहाँ से स्टार्ट है स्टेटमेंट
द निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर द्रव में गैस की विलयता, स्थिर ताप पर द्रव में गैस की विलयता पृष्ठ के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब उस गैस का उसकी सॉल्यूशन के पृष्ठ पर जितना ज़्यादा आंशिक दाब होगा उसकी विलयता उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लो m इज़ द अमाउंट ऑफ द गैस विच द डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन एंड p इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस ओवर द सॉल्यूशन। So the amount of the gas which is dissolved in the solution directly proportional to the आंशिक pressure of the gas, m proportional। तो हेनरी समकालीन उसी समय पे क्या है कि हेनरी ने जब ये रूल दिया कि हम जितनी ज़्यादा अमाउंट गैस की इसमें घुली रहती है, जितनी ज़्यादा घुली रहती है उसका उस गैस की सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है, आंशिक प्रेशर। तो उसी टाइम पे हेनरी के टाइम पे एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी भी गैस की विलयता उसके ऊपर जो गैस का आंशिक दाब है उसका फलन होता है। अर्थात यदि विलयन में गैस की विलयता को मोल अंश में अर्थात मोल प्रभाज्य में व्यक्त करते हैं तो वह उसकी विलयता को मेज़र कर सकता है। अतः किसी विलयन में गैस का मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज्य मोल फ्रैक्शन विलयन के ऊपर आंशिक दाब के समानुपाती होता है। पीछे बताया कि जितनी मात्रा घुली होती है उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला जाता है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ क्या कह दिया कि किसी भी गैस की विलयता को हम उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेज़र करते हैं। और उसने बताया कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन उसके ऊपर उपस्थित आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जैसे समान रूप से हम कह सकते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हेनरी लॉ है बेटा, मेन यहाँ से स्टार्ट है हेनरी लॉ। किसी भी गैस की वाष्प अवस्था में, कोई भी गैस है आपकी, यहाँ से मान लो ये गैस सॉल्यूशन है, इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर P है और इसका मोल फ्रैक्शन गैस का इसमें X है। तो इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का वाष्प अवस्था, यहाँ है गैस की बेटे, यहाँ पर ये वाष्प अवस्था है इसकी, वाष्प अवस्था में गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो P देखो यहाँ पर P प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज्य, इसको मैं प्रोपोर्शनल हटा देता हूँ समानुपाती चिन्ह को, तो यहाँ जाएगा P इक्वल टू KH X, ये यहाँ पर आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आ जाएगा, इसे कहते हैं जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है, P आंशिक दाब है, X उस गैस का मूल अंश है। जितना ज़्यादा इसमें मूल अंश घुला होगा इसका पार्शियल प्रेशर इस पर उतना ही ज़्यादा होगा। किसी भी गैस के लिए KH का मतलब हेनरी नियतांक जितना ज़्यादा अधिक होता है गैस की विलयता उतनी ही कम होती है। कहने का मतलब यदि किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना अधिक होता है उसकी विलयता उतनी ही कम होती है गैस की। विशेष अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गैसें अक्रिय गैसें कम घुलती हैं। ताप बढ़ाने पर नियतांक बढ़ता है बेटे, अर्थात KH का मान बढ़ने से गैसों की द्रव्य विलयता कम हो जाती है। अतः जलीय जंतु गर्म जल में की अपेक्षा ठंडे जल में रहना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है बेटे इसका ग्राफ, गैस के आंशिक दाब तथा विलयन के गैस के मोल अंश के बीच आरेख खींचते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया, और यहाँ पर हमने उस गैस का आंशिक दाब ले लिया। अब इनके बीच हमने ग्राफ खींचा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है बेटे, ये मोल फ्रैक्शन के बीच हमने, और ये हमने पार्शियल प्रेशर लिया। यहाँ पे दोनों के बीच एक ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। नेक्स्ट है बेटे हेनरी लॉ के अनुप्रयोग। हेनरी लॉ का
प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सोडा वाटर, देखिए आपने सोडा वाटर की बोतल पी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। जितना अधिक दाब होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही ज़्यादा घुली रहती है, उसकी वरीयता उतनी ही ज़्यादा। दूसरा है, आप देखा होगा समुद्र में गोताखोर जाता है और अपने पास सिलेंडर लेके जाता है, तो सिलेंडर के अंदर जब वो नीचे जाता है तो नीचे जाने पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जैसे ही उसमें जो सिलेंडर के अंदर वो जो भी ऑक्सीजन ले गया है तो उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन की अमाउंट रहती है, तो साथ में ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुल जाती हैं। और जब जैसे ही वो ऊपर आता है तो ऊपर आने पर क्या है बेटे कि प्रेशर कम हो जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन है, घुलने की मात्रा है, वो कम हो जाती है, जिससे उसके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बैंड्स कहते हैं। इस बैंड से बचने के लिए गोताखोर नया काम करता है। इस दर्दनाक प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर अपने सिलेंडर में 11.7% हीलियम गैस डालता है और 56.2% नाइट्रोजन गैस तथा 32.1% ऑक्सीजन गैस भरता है। इससे क्या है, जब वो डाइवर नीचे जाता है तो इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट 78% से घटकर 56.2 रह जाती है, जिससे उसके जोड़ों में जो दर्द होता था, बैंड्स जो होता था, उससे वो बच सकता है। आपने ये देखा होगा, दूसरा अनुप्रयोग है बेटे कि उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे कि वायु दाब भी कम हो जाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है। जब आदमी ऊपर जाता है हाई एल्टीट्यूड पर, तो हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर क्या है बेटे, प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, उसमें द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन द ब्लड विल बी डिक्रीज। तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन का जो डिसोल्यूशन हमारे ब्लड में वो कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इस लक्षण को हम एनॉक्सिया कहते हैं। बेटा है लिमिटेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का हम की जो सीमा है वो कौन कौन सी, कहाँ तक ये अप्लाई होता है। हेनरी नियम केवल आदर्श गैसों के लिए लागू होता है, आइडियल गैसों के लिए लागू होता है। यह नियम वास्तविक गैसों के लिए यदि लागू होगा तो वो कम दाब पर लागू होगा। यह नियम नंबर 2, यह नियम उन गैसों के लिए लागू नहीं होता जिसमें केमिकल बदलाव होते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि NH3 को पानी में घोल दें तो NH4OH बन जाएगा, तो इस गैस के लिए NH3 के लिए लागू नहीं होगा। दूसरा, जो गैसें हैं पानी में घोलने पर डिसोसिएट, जैसे HCl को मैंने घोला पानी में तो H और Cl में ये डिसोसिएट हो जाती है, तो इससे क्या है, इन लेग के लिए भी ये लागू नहीं होगा। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगी यदि दाब कम होगा और ताप अधिक होगा। तो ऑल वास्तविक गैसों के लिए लागू हो जाएगा। ये कब, जब दाब कम होगा और ताप अधिक होगा। तो ये भी बेटे करना है, इम्पोर्टेंट है। थैंक्स। और बाकी कल मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आपको वाष्प दाब, वेपर प्रेशर।